नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अभितोष सिंह। 2022 का बजट आज पेश कर दिया गया। 1 घंटे 31 मिनट का ये बजट जब पेश किया गया, जब निर्मला सीतारमण संसद में बोल रही थी तो कहा गया कि बजट से ज्यादा ये भाषण लगा। हालांकि इसको चुनावी अगर बजट नहीं कहेंगे तो ये भी ठीक होगा, क्योंकि इसमें चुनावी बयान को देखते हुए, चुनावी मौसम को देखते हुए बहुत लोक लुभावने वादे नहीं किए गए, लेकिन इस बजट को बताया यह जरूर जा रहा है कि विजन डॉक्यूमेंट के तौर पर इसको पेश किया गया, यानी कि आने वाले 25 साल बाद क्या होगा, इस बजट में यह विजन रखा गया है। तो आज चर्चा हम इसी बजट पर करेंगे आपकी बात में। शुरुआत करते हैं। तो सबसे अहम सवाल न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का कि 2022 का बजट आया, किसके हिस्से में क्या गया, ये एक अहम सवाल यहां पर है। लेकिन उससे पहले हम ये देखते हैं कि इस बजट को लेकर मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, पक्ष विपक्ष ने क्या रिएक्शन दिया है, सुनवाते हैं आपको। 5 का लोन दिया जा रहा है सरकार द्वारा, लेकिन वो कुछ नहीं, वो वहन करना पड़ रहा है। फ्री है 10,000 रुपए में। आज कोई के समय में कोई व्यापार होता है क्या? मुझे ऐसा लगता है कि ये बजट चुनाव के लिहाज से भी अच्छा है, आम आदमी के लिहाज से भी अच्छा है। गवर्नमेंट ना तो पैसा तो बढ़ा भी नहीं रही है, डीए दे नहीं रही है, इंक्रीमेंट दे नहीं रही है, तो छूट तो कम से कम टैक्स में छूट मिलनी थी। टैक्स अभी जो छूट है 5 लाख तक की, 5 साढ़े 5 तक, इसको कम से कम और बढ़ाना था। कितनी होनी चाहिए थी? कम से कम 8 लाख होना चाहिए थी। कर्मचारियों को निराश किया है। जो आपके इनकम टैक्स के स्लैब हैं उनमें बदलाव किया जाना चाहिए था। जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है और जो अन्य छूट की धाराएं हैं उनको बढ़ाना चाहिए था। तो फिर बजट कैसा है ये? बजट आम आदमी के हिसाब से निराशाजनक है। और बाकी विकास के अगर रूप में देखा जाए, अगर सरकार विकास करना चाहती है, रोजगार उपलब्ध कराना चाहती है, तो शायद उसको ठीक ठाक ही कह सकते हैं। फिर ये मोबाइल में कम कर दिया, चार्जर में कम कर दिया, ये कोई कम करने वाली चीज तो है नहीं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बधाई देता हूं। ये नए भारत के निर्माण का बजट है। समृद्ध, शक्तिशाली और विकसित भारत के निर्माण का बजट है। अधोसंरचना विकास के लिए 35% से ज्यादा राशि बजट में बढ़ाई गई है। बेरोजगारी के बारे में कुछ नहीं है बजट में, कृषि क्षेत्र के बारे में कुछ नहीं है बजट में। है क्या? पीछे कौन सी राहत दी है साधारण व्यक्ति को? मैं तो ये पूछना चाहता हूँ। बड़े बड़े उद्योगपतियों को इससे लाभ होगा। आज हमारा बेरोजगार नौजवान जो भटक रहा है, वो उसके चेहरे में आज निराशा है। ये पहली बार है कि देश में कोई बजट आजादी के बाद के 100वें साल की कल्पना को ध्यान में रखकर लाया गया। 100 साल की कल्पना देश में इसके पहले कभी नहीं की, और इसलिए ये पहला बजट है जो दूरगामी है, विकासशील है, आने वाले कल की जिसमें चिंता की गई है। पर्यावरण की विशेष रूप से इस बजट में चिंता की गई है। कृषि क्षेत्र की चिंता इसमें है। देश के हर वर्ग की चिंता इस बजट में इसीलिए है क्योंकि ये आने वाले कल को, देश के भविष्य को ध्यान में रखकर लाया गया बजट है। इस पूरे बजट में आम लोगों को सिर्फ सब्जबाग दिखाए गए। आम जनमानस की समस्याओं से राहत कैसे मिले, इस पे कहीं फोकस नहीं है। स्वास्थ्य संबंधी ज़्यादा सुविधाओं की ज़रूरत थी, पिछले साल से कम कर दिया गया इस बजट को। तो ये यहां पर कहा जा रहा है बीजेपी की ओर से बहुत अच्छा बजट है, लेकिन कांग्रेस यहां पर कह रही है कि ये बजट किसी के लिए फायदेमंद नहीं है। तो 2022 का बजट आया, किसके हिस्से में क्या गया, ये न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ यह अहम सवाल यहां पर पूछ रहा है। क्या गया, सभी के हिस्से में क्या पहुंचा? बीजेपी तारीफ के पुल बांध रही है, कांग्रेस बोली किसानों और गरीब को सरकार गई भूल। क्या वाकई ऐसा है? तो हम चर्चा यह भी करेंगे। नौकरी पेशा की अधूरी रह गई आस, डिजिटल करेंसी का प्लान होगा फेल या पास, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि डिजिटल करेंसी की अब शुरुआत की जा रही है। इसके अलावा बजट से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को क्या मिला, क्या थमेगा महंगाई और बेरोजगारी का सिलसिला, यह भी एक अहम सवाल है जो न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ यहां पर पूछ रहा है। तो हमारे साथ मेहमान आप जुड़ रहे हैं
उनका तारुफ करते हैं, उसके बाद फिर शुरुआत करते हैं इस बहस की। उमेश शर्मा बीजेपी प्रवक्ता हैं। सर, बहुत बहुत आपका स्वागत है। और मृणाल पंत हैं हमारे साथ, कांग्रेस नेता, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ स्टूडियो में शिप्रा वालिया मौजूद हैं, टैक्स कंसल्टेंट हैं जानी मानी, बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। सबसे पहले शिप्रा जी, आपसे समझना चाहता हूं कि आज आपने टैक्स देखा तो आपको क्या अहम बातें यहां पर नजर आई और क्या मिसिंग रहा टैक्स में? क्या मिसिंग रहा तो मैं पहले ये जवाब दूंगी, दिया कुछ, बहुत कुछ, मिला कुछ नहीं जी। बहुत सारे ऑप्शंस थे जिसपे सरकार वर्क कर सकती थी। बहुत सारे सजेशंस लोगों ने बहुत टाइम पे दिए, बहुत सलाहकारों ने बहुत सलाहें दी। जैसे आप इन्होंने कोविड के लिए जितना भी खर्चा है उसको अलाउ कर दिया। ये ऐसा खर्चा था जो सारा एंटिसिपेटरी था या पहले से एक्सपेक्टेड था कि ये होगा, ये मिलना चाहिए, तो वही उन्होंने उसको डाल दिया। जो और इनकम टैक्स स्लैब रेट बढ़ाना चाहिए था, अगर आप स्लैब रेट नहीं बढ़ाते हैं तो, या आप डिडक्शन जो 87E की देते हैं वो बढ़ा सकते थे, आपने वो भी नहीं बढ़ाई है। 2 सालों के लिए आपने एक अपडेटेड रिटर्न का ऑप्शन दे दिया है, लेकिन उसके ऊपर उसमें एडिशनल टैक्स का कॉन्सेप्ट डाल दिया कि आपको 1 साल में भरेंगे तो 25%, यानी कि जहां 100% टैक्स है तो 125% दे के आप करेंगे रेगुलराइज उसको। आगे आपके ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस को रिस्ट्रिक्ट कर दिया अगर आपके यहाँ पे सर्च या सीजर होती है। तो बहुत सारी कंप्लायंसेस बढ़ा दी हैं और जो इनकम टैक्स के ऑफिसर्स हैं उनको पावर्स मिल गई हैं, बहुत उनका दायरा बढ़ा दिया है, लेकिन जो टैक्स पेयर है वो भिज गया है, उस तक ना कुछ पहुंचा है और ना कोई बेनिफिट उसको मिला है, ना एमएसएमई सेक्टर्स के लिए कुछ मिला। आपने मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट का 15% का जो टैक्स स्लैब था उसको 1 साल के लिए बेनिफिट और बढ़ा दिया क्योंकि कोविड के लिए लोग नहीं कर पाए। लेकिन एक बहुत बेसिक सी डिमांड सबके आ रही थी कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को सर्विसेज दे रहे हैं या उनसे जो डील कर रहे हैं वो आज भी 25% पे या 22% पे टैक्स हो रहे हैं, उनका टैक्स रेट वहीं हाई का हाई है। तो जो आगे मैन्युफैक्चरिंग का 15% का इम्पैक्ट है वो पहुंच ही नहीं रहा है आम आदमी तक। ये मतलब मुश्किलें रही, लेकिन कुछ अच्छी बातें भी क्या आपको बजट में दिखी? अच्छी बातें थी कि कुछ उन्होंने बढ़ाया नहीं, कुछ ऐसा लायबिलिटी और इंक्रीज नहीं करी है जिसका कुछ बर्डन पड़ता। कस्टम ड्यूटी उन्होंने कम कर दी जिससे आगे जाके चीजें सस्ती होने वाली हैं। टेक्सटाइल हमारा थोड़ा सस्ता होगा। अब जैसे उन्होंने एंड में बोला अम्ब्रेला टैक्स बढ़ेगा तो और चीजें और ऐसी मोबाइल चार्जर सस्ते हो गए हैं। तो जो कस्टम ड्यूटी 25% से 20% कर दी है उसकी वजह से बहुत सारी चीजें सस्ती भी होंगी। तो जैसे इन्फ्लेशन बढ़ा है, मैंने जब ये बजट शुरू हुआ था तब हम जब डिस्कशंस करते थे हम पहले ही सोचते थे, देखिए सरकार के पास है पैसा खर्चने के लिए कम, फिस्कल डेफिसिट है और उनके लिए बिल्कुल एक ये दोधारी तलवार की स्थिति थी कि अगर दें तो कहां से दें और ना दें तो कैसे बचाएं कि नहीं दे रहे। तो ये पानी में मदानी तो उन्होंने घुमा दी है। मतलब वसूली कैसे करें ये भी क्या सोचा है इस बजट में? बिल्कुल वसूली कैसे करें यही सोचा गया है। आप देखो जो जितनी भी कंपनीज हैं या जिनके यहाँ पे भी सर्च होती है उनके ब्रॉड फॉरवर्ड टैक्स लॉसेस उन्होंने कम कर दिए। जहां आपको 2 साल के लिए रिटर्न का ऑप्शन दे दिया वहां पे 100% की जगह 125 और 150% का टैक्स आपसे वसूल करेंगे। तो अगर आप किसी नोटिस को रिप्लाई नहीं करते हैं, पहले आप 100 रुपए पर डे की पेनल्टी बियर करते थे, अब 500 रुपए बियर करेंगे। तो छोटे छोटे तरीकों से वसूली का तरीका तो बढ़ाया है उन्होंने, एकदम से बड़ा लायबिलिटी का बर्डन नहीं डाला है। छोटे छोटे बर्डन डालने की कोशिश की है जो एकदम से नजर नहीं आएंगे पर अगर कभी लगे तो फील होंगे। मतलब दूरगामी इसके परिणाम होंगे, मतलब बहुत दिन बाद आपको पता चलेगा कि कितना कुछ हुआ है। चलिए, उमेश शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी से। सर, कुछ फायदे इस बजट के गिनवाइए यहां पर। अगर मैं पॉइंट में बताऊं तो 5 फायदे या 4 फायदे आप गिनवाइए जिससे आम जनता को यहां पर फायदा महसूस हो आपकी बातें सुनकर। जी, एक तो मुझे लग रहा है कि इस बजट के अंदर जो सबसे बड़ी बात का फोकस करा गया है कि हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट होना चाहिए उसका जो लक्ष्य निर्धारित करा है वो 9.2 का करा गया है। और मुझे लग रहा है कि कोरोना के इस संकट काल के बावजूद 2-3 वर्षों के अंदर हमारी इकोनॉमिक क्रैश हुई थी, उसके बावजूद मुझे लग रहा है कि अगर ग्रोथ रेट का संकल्पना इस स्तर पर करी गई है तो निश्चित रूप से यह सराहनीय कदम है। अब अगर इस स्तर पर संकल्पना कर गई है तो इसको प्राप्ति कैसे करी जाएगी? तो मुझे लग रहा है कि प्रत्येक क्षेत्र के अंदर समावेशी भाव पैदा करा है। आप देखिए कि 2023 को जो है वो मोटा अनाज वर्ष घोषित करा है, तो मोटा अनाज वर्ष घोषित करने का दूरगामी परिणाम क्या होगा कि जो छोटा किसान है 1 बीघा का, 2 बीघा का, 5 बीघा का, 7 बीघा के अंदर जो अपनी जोत पैदा करता था, मक्का पैदा करता था, बाजरा पैदा करता था, ज्वार पैदा करता था,
और इसमें भी विशेष करके जनजाति क्षेत्र के जो हमारे आदिवासी बंधु हैं, उनके खेत इस स्तर के हुआ करते थे, तो मुझे लग रहा है कि उनका भी स्पर्श इसमें करा गया। एक बात, इसके इतर अगर हम देखते हैं, बिल्कुल इसके भिन्न प्रकार से विचार करते हैं, तो जो हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर है उसको जो टैक्सेशन के अंदर रिलैक्सेशन दिया गया है, उनको जो शिथिलता प्रदान करी गई है, तो मुझे लग रहा है कि रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे, औद्योगिक इकाइयां जो हैं उनकी मांसपेशियां, उनके स्नायु सुदृढ़ होंगे, और निश्चित रूप से अगर हमारी औद्योगिक इकाइयों की स्नायु मजबूत होते हैं तो ये आम जनता का यही तो सवाल है सर यहाँ पर कि कॉर्पोरेट टैक्स में तो आपने छूट दे दी, लेकिन जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया। जी नहीं, मैं सारी बात को मैं बहुत संक्षिप्त में करूंगा, मृणाल भाई को सुनेंगे, वो बहुत अच्छे वक्ता भी हैं और बहुत अच्छे विश्लेषक भी हैं। मैं समग्रता से सारी बातों को बहुत संक्षिप्त में कंक्लूड करता हूं, क्योंकि समय की सीमा होती है और उसकी एक मर्यादा होती है। बिल्कुल सर, कोई भी राष्ट्र द्रुत गति से विकास तब कर सकता है कि जब उसके आवागमन और ट्रांसपोर्टेशन के साधन जो है वो व्यवस्थित हो। 20,000 करोड़ रुपए का मुझे लग रहा है कि एक बजट रखा गया है जो सड़कों के लिए रखा गया, हाईवेज के लिए रखा गया है, तो सड़कों पर भी ध्यान दिया गया है। 400 वंदे भारत ट्रेनों का संकल्प इस बजट के अंदर व्यक्त करा गया है। मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी संख्या है। और जो गरीब तबका है जिसकी हम सब लोग मिलकर चिंता कर रहे हैं, तो झुग्गी मुक्त भारत की तरफ जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कदम सधे हुए भाव से आगे बढ़ रहे, 80 लाख मकानों की संकल्पना करी गई है और 80 लाख मकान इस बजट के अंदर इस बात के लिए प्रावधान करा गया है कि 80 लाख मकान जो है वो प्रधानमंत्री आवास योजना में बनाए जाएंगे। अब इसके इतर चलते हैं तो डिजिटल क्रांति पर केंद्रित ये पूरा बजट है। क्रिप्टो करेंसी जिसको लेकर बहुत सारा संशय और बहुत सारे सवाल लगातार खड़े होते रहे हैं, उस पर 30% का टैक्सेशन कराए और आरबीआई ने एक और काउंटर अटैक करने का प्रावधान इस बजट में दिया गया है कि जो डिजिटल करेंसी है वो भारत अपनी डिजिटल करेंसी लाएगा। और मुझे लग रहा है कि संभवतः चाइना के बाद ये पहला प्रयोग है जो भारतवर्ष के अंदर किया जा रहा है। तो बहुत सारे मुझे, और सबसे बड़ी बात कि एमएसपी पर रिकॉर्ड तोड़ खरीदी करी जाएगी और उसके लिए बजट में एक राशि सुनिश्चित करी गई है। नहीं, डिजिटल करेंसी की उपयोगिता किस तरीके से यहां पर होगी, क्योंकि एक प्रयोग आपने कहा कि ये भारत एक प्रयोग कर रहा है, तो उसको कितना उपयोगी माना जाए, क्योंकि उसके लिए क्या थोड़ा इंतजार यहां पर करना होगा? मुझे लगता है सर कि जब भी हम तैरना सीखेंगे तो पहली बार हमको पानी में उतरना पड़ेगा, और जब पहली बार पानी में उतरेंगे और तैरना भी सीख रहा है तो हो सकता है कि हम वैकल्पिक साधनों का उपयोग करते हैं। मैं अब आता हूं सर आपके पास, अब आता हूं मृणाल पंत को जोड़ लेते हैं इस डिबेट में, इस चर्चा में। मृणाल पंत सर, मैंने उमेश जी से पूछा कि क्या इसके फायदे हैं इस बजट के, अब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि क्या क्या आपको कमियां इसमें दिखी हैं, क्या नुकसान है इस बजट में और किसको फायदा नहीं पहुंचा? अभितोष जी, क्या नुकसान है इसकी जगह मैं कहूंगा कि इस बजट में नुकसान ही नुकसान, और कोई भी वर्ग ऐसा नहीं है जिसको कोई भी फायदा पहुंचा। यानी कि मैं अगर गिनती में 3 बताऊंगा तो आप 30 बता सकते हैं आपको शुरुआत के लिए, और उसके बाद फिर आगे की बात करते हैं। बिल्कुल करिए, बिल्कुल। सबसे आसानी से अगर इस बजट को हमें समझना हो तो हम इसे इस तरह से समझें कि हिंदुस्तान की समस्या, जनता के सामने इस समय 3 बड़ी समस्याएं हैं। एक, कोरोना के कारण गरीब लोगों का बड़ी संख्या में पलायन हुआ है। 5 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी की रेखा के नीचे वापस चले गए हैं। उन गरीबों की इस बजट में कोई चिंता नहीं की गई है। 2 तरीके से उनको सहायता पहुंचाई जा सकती थी, एक मनरेगा से और दूसरी खाद्य सब्सिडी से। मनरेगा का बजट 98,000 करोड़ से घटा के 73,000 करोड़ कर दिया है। मतलब जो लोग वापस गांव गए हैं, जो लोग गरीब गए हैं, उनका रोजगार छीन लिया गया है। दूसरा, खाद्य सब्सिडी का पैसा 2.86 लाख करोड़ से घटा के 2.06 लाख करोड़, कितनी बड़ी कमी है। 80 लाख करोड़ की कमी की गई है, यानी हमारे स्कूलों में पढ़ने वाले गरीब बच्चों को मध्याह्न भोजन नहीं मिल, लिखने वाले गरीब परिवारों को राशन मिलेगा या नहीं उसी कीमत पे, इस पे संशय पैदा हो गया है। तो जिन लोगों को खाने की सबसे बड़ी चिंता थी, उनके सामने एक बड़ा विकट सवाल आने वाले समय में आने वाला है कि क्या सरकार वो सुविधाएं पूरी कंटिन्यू करेगी जो उनके सामने रखे। दूसरा, खेती की बड़ी दिक्कत हम पिछले 2-3 साल से देख रहे थे, आय दोगुनी तो हुई नहीं। बड़ा किसानों में गुस्सा था और इस बार उम्मीद थी कि बजट से उनको कुछ राहत मिलेगी, लेकिन हुआ क्या? फर्टिलाइजर पर मिलने वाली 1.40 लाख करोड़ की सब्सिडी घटा के 1.05 लाख करोड़ कर दी गई है। 35 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी कम की गई है। मतलब उर्वरक महंगे होंगे, तो जिस मोटे अनाज की बात कर रहे थे उसकी प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ने वाली है। मतलब किसानों के ऊपर, गरीब किसानों के ऊपर, क्योंकि हमारे यहाँ का किसान ही मोटे अनाज उगाता है। आदिवासी रहने वाला, 1 एकड़ वाला, 1 बीघा वाला,
जो ज्वार बाजरा और इस तरह के छोटे अनाज उगाता है उसके ऊपर संकट आने वाला है। और तीसरा, बेरोजगारी है। अगर ये बजट ऐसा होता जो कुछ निवेश को अट्रैक्ट करता, जो कुछ रोजगारों का सृजन करता, जो सरकारी खर्चों में इस तरह की वृद्धि करता कि रोजगार के अवसर पैदा हो, तो वो सब तो हुआ नहीं। हाँ, एक वर्ग को जरूर फायदा मिला है। पिछले 2 सालों में देश के सबसे अमीर 142 लोगों की संपत्ति 23,14,000 करोड़ से बढ़ के 53,16,000 करोड़ रुपए हुई है। गरीब और गरीब हुआ है, ये अमीर दोगुने अमीर हो गए हैं। इन लोगों को जरूर कॉर्पोरेट टैक्स में 7% उमेश शर्मा, इसका देखिए जवाब दीजिए कि कॉर्पोरेट टैक्स में कमी की गई, मिडिल क्लास से अमीर यहाँ पर अमीर होता चला गया। जो राहत देख रहा था, आस देख रहा था कि शायद उसको कुछ जवाब देता सहारा मिलेगा, इसी तरह की टैक्स की कुछ कमी मिलेगी, वो हाथ। चलिए उमेश जी, मैं आता हूँ। एक मेहमान हमारे साथ और जुड़ गए हैं, उनका तारुफ करा देते हैं, फिर मैं आपके पास लौटता हूँ। शशिकांत त्रिवेदी हैं, आर्थिक मामलों के जानकार हैं, जाना माना नाम है। सर, बहुत बहुत आपका स्वागत है। आपसे मैं समझूंगा, कुछ बड़े बिंदुओं में आप समझाइए इस बजट को किस तरीके से देखा जाए। ये क्या है, बजट का एक रिचुअल होता है जी, उसमें आपको पूरा आय व्यय का लेखा जोखा सब हाउस को बताना होता है। कागज तो खैर वो 6-7 ट्रक भर के जो भी आते हैं वो ठीक है, पर पब्लिक को भी बताना होता है। तो वो रिचुअल अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है, वो है नहीं। तो डिजिटल हो गया, पहले प्लान और नॉन, पिछले साल से शुरुआत हो गई, वो प्लान नॉन प्लान खत्म कर दिया है। अभी जो टॉप शीट आई है जो पढ़ी, उसमें एक खास बात आई, बड़ा मोटा बिंदु मैं आपको बता दे रहा हूँ। पिछले साल के कंपैरिजन में जो फिस्कल डेफिसिट है, जिसे घाटा कहते हैं, वित्तीय घाटा, वो 9.2% ऑफ जीडीपी है, जो कि बहुत ज्यादा है। आपकी परमिशन 3%, 3.5% है। एफआरबीएम एक्ट कानूनन आप 3% से 3.5% से ऊपर नहीं जा सकते। पर अभी जो बजट का डेटा कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, जो डेटा अभी हमारे पास आया, जो टॉप शीट आती है, 9.2% के आसपास वित्तीय घाटा, मतलब जीडीपी का। तो ये बहुत बड़ा अमाउंट है। यानी अब ये घाटा कहां से पूरा होगा, इसका उत्तर इस बजट में कहीं नहीं है। और आगे जो बी लिया है वो बहुत कम लिया है। आप देखेंगे, मतलब चूंकि बहुत टेक्निकल बात है इसलिए इसको यहाँ बता नहीं सकते, लेकिन यह है कि सरकार का जो खर्च है, जो होना है, एक्सपेंडिचर, वो बहुत ही कम है, गुंजाइश ही नहीं है। तो घोषणाएं आपने कुछ भी कर दी हैं, लेकिन आपका रेवेन्यू रिसीप्ट से जो आपका, यानी जो कुछ आपकी इनकम है, वो इनकम को आप खर्च कहाँ करेंगे, उसका स्पेस नहीं है आपके पास। आपका जो डाटा कह रहा है, हम नहीं कह रहे। तो क्या है कि ये पिछले साल में जो कोरोना आया और ये आपका लॉकडाउन हुआ और तमाम रोजगार गए लोगों के, और ज्यादातर लोगों का खर्चा इलाज पर हुआ है, जॉब गए हैं लोगों के। तो अभी कोई बॉटम लाइन हमें दिख नहीं रही है। सरकार क्या करेगी क्या नहीं करेगी दूसरा मुद्दा है, लेकिन बजट में ऐसा कुछ अनाउंसमेंट नहीं है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज कोरोना के होते हुए ट्रिगर हो जाएंगी। कोई रोड मैप नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं बताई गई है कि इससे हमें एक रूम मिल जाएगा, एक टूल है अभी हमारे पास। तो ये होगा क्या इसका आखिर में चल के, जो सरकारी जॉब है उन पर इतना स्ट्रेस आएगा। जैसे अभी महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों को नहीं मिल रहा है, वो रोक दिया शायद जुलाई 2022 तक जो नोटिफिकेशन आया। तो फिर धीरे धीरे क्या मूल वेतन भी रोका जाएगा, फिर नौकरियां सरकारी सेक्टर में जाने लगेंगी, क्योंकि आपके पास फिर पैसा नहीं है। दूसरा टूल एक ही बचता है, फिर आप नोट छाप करके सैलरी बांटिए। तो आप वो बांटेंगे तो महंगाई वैसे ही बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, वो और बढ़ जाएगी। जब और बढ़ जाएगी तो लोग फिर बैंक से लोन नहीं लेंगे, तो फिर बैंकों पे दबाव आने लगेगा। तो फिर इकोनॉमिक स्थिति जो है ना, वो चरमरा जाती है। वैसे ही मतलब कोरोना के कारण बहुत बुरी स्थिति है। तो बजट में जो कुछ रियायतें और राहतें देने की बात जो चल रही है, वो घोषणाएं तो हैं, लेकिन जो डेटा है वो उससे जेल नहीं कर रहा है। तो अभी कल हम और पढ़ेंगे, फिर देखेंगे कि एक्चुअली है क्या, बी क्या था, आर क्या था और एक्चुअल्स क्या है। तो एक्चुअल रेवेन्यू 20 लाख करोड़ है और खर्चा जो है 30 लाख करोड़ से आगे। इस साल का जो बजट का साइज है वो 40 लाख करोड़ टच कर रहा है। तो मान लीजिए 3 लाख करोड़ की इनकम आपको लेनी है हर महीने, तो ये इनकम आएगी कहाँ से, इसका रोड मैप ये सब बताना बहुत जरूरी होता है। और एक्चुअल्स में आना चाहिए। कह तो आप सकते हैं 5 लाख करोड़ भी आ जाएगा, मैं कह दूं मेरी सैलरी 10 लाख रुपए पर मंथ है, पर एक्चुअली है क्या, मिलेगी क्या मुझे, भोपाल में कोई देगा क्या। तो ये सारी स्थिति ऐसी ही देश के और केंद्र के और राज्य के बजटों की होती है कि राज्य सरकार अनुमान कुछ भी लगा सकती है, लेकिन वास्तविक स्थिति जब आप मार्च के महीने में क्लोज करते हैं फाइनेंशियल ईयर, तो स्थिति बिल्कुल अलग दिखती है। अनुमान आप कुछ भी कर सकते हैं। तो बहुत ज्यादा मुझे बजट में रूम नहीं दिखा है, स्पेस नहीं है, बहुत ज्यादा स्पेस नहीं दिखा, बहुत क्या करें, बहुत से मतलब संभावनाएं नहीं दिखी अगर हम इस तरीके से देखें। शिप्रा, तो क्योंकि अभी कोरोना का बॉटम लाइन नहीं पता है ना हमें,
किसी को ये पता नहीं कि कोरोना भी कब तक चलेगा कि बंद हो गया, कि खत्म हो गया, कि और आएगा कोई नया, कुछ कह नहीं सकते। तो अभी मतलब अभी स्थिति ऐसी है कि इस बारे में कोई भी प्रेडिक्शन कहीं से कोई नहीं कर पा रहा है कि ये बीमारी कब 10 साल चल जाए तो आप क्या करेंगे। तो अभी संकट की स्थिति है इस समय। दूसरे तरीके से रख दिया है, जैसे मैं कह रही थी कि स्पेस बिल्कुल भी नहीं है, भिच गया है जो अब आम आदमी है या जिसके लिए बजट है, या जैसे सरकार के पास उन्होंने कहा कि है ही नहीं खर्चने के लिए, तो जब खर्चने के लिए है ही नहीं तो वही बात हो गई कि दिया बहुत कुछ पर मिला कुछ नहीं। उमेश शर्मा, दिया बहुत कुछ लेकिन मिला कुछ भी नहीं। क्या हाथ अब भी खाली है हमारे? नहीं, मुझे लग रहा है कि शशिकांत जी ने जो विश्लेषण प्रस्तुत करा है वो काफी कुछ हद तक सटीक हो सकता है, पर मैं अर्थशास्त्र का विशेषज्ञ नहीं हूं, पर सामान्य कार्यकर्ता के नाते मेरा अपना दृष्टिकोण ये है कि कोई भी सरकार होती है वो लाभार्जन करने के लिए बनाई नहीं जाती है, और जो वित्तीय घाटे की और जीडीपी के घाटे की चिंता माननीय शशिकांत जी भाई साहब कर रहे हैं वो स्वाभाविक रूप से ऐसा हो सकता होगा, पर मुझे लग रहा है कि इसके वैकल्पिक मार्गों के बारे में सरकार निश्चित रूप से विचार कर रही होगी और गंभीरता से इसके बारे में निराकरण भी होगा। एक तो ये बात। दूसरा, जो मृणाल जी चिंता कर रहे थे कि मनरेगा वाला एक विषय उन्होंने उठाया, और दूसरा उन्होंने उठाया कि सब्सिडी के अंदर कटौती कर दी गई है, खाद्यान्न की सब्सिडी घटा दी गई है, लोगों को राशन कैसे प्राप्त होगा। तो मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिस समय कोरोना का भयावह संकट था उस समय भी 80 करोड़ जो व्यक्ति थे, नागरिक थे, जिनको जरूरतमंद थे, उन तक इस अनाज की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी सरकार ने बखूबी उठाई है। और ये सब्सिडी वाला एक जो भाववृत्ति भारतवर्ष में है, मुझे लग रहा है कि शने शने मोदी सरकार जो है इस सब्सिडी के युग से भारत को बाहर लाना चाहती है। और सब्सिडी का विकल्प क्या हो सकता है? तो सब्सिडी का विकल्प हो सकता है कि कीमतों को जो टैक्स स्लैब में हम बदलाव की उम्मीद कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि टैक्स बढ़ा नहीं, ये अच्छी बात है, पिछले साल भी हमने नहीं बढ़ाया, इस साल भी नहीं बढ़ाया, तो टैक्स में स्लैब में कटौती नहीं हुई और टैक्स बढ़ा नहीं, ये दोनों बातें कैसे, इसको जरा बताइए, समझाइए हमें। नहीं, इसका सीधा सा अर्थ है कि यथास्थिति रखी गई है। जो 2-3 वर्ष का कालखंड पूरे विश्व का गुजरा है और विश्व की सारी अर्थव्यवस्थाएं कोरोना से प्रभावित हुई है, और भारत भी चूंकि दुनिया के इसी भूभाग का एक हिस्सा है, तो उन सारी कठिनाइयों से हम अछूते रहे ऐसा नहीं है, पर उसके बावजूद प्रतिबद्धता और संकल्प के साथ भारत की सरकार ने भारत की अर्थव्यवस्था को चरमराने नहीं दिया है। और आप देखिए कि वैक्सीनेशन का जितना बड़ा अभियान चलाया गया है, मुझे लग रहा है संभवतः ये दुनिया का सबसे बड़ा अभियान चलाया गया है। तो इन सारे संकटों का सामना करते हुए भी अर्थव्यवस्था को यथास्थिति में बनाए रखा गया। और जो कोविड का आपने जिक्र किया, कोविड खैर अभी भी चल रहा है, लेकिन लोगों की इनकम में भी तो कटौती हुई, इनकम भी कहां रह गई वैसी, लोगों की नौकरियां चली गई, लोग मुश्किल में तो है ही। खैर चलिए, मृणाल पंत, इसी सवाल का आप जवाब दे दिया, आपका नजरिया मैं जानना चाहता हूं। जी निश्चित। ये एटीसी की और टैक्स की छूट इसलिए दी जाती है ताकि आम वर्ग की क्रय शक्ति में बढ़ोतरी, नौकरी पेशा वर्ग की और इनकम टैक्स देने वाली की। अब आप देखेंगे कि पिछले 3 सालों में जिस तेज गति से महंगाई बढ़ी है, 74 का पेट्रोल 110 का हो गया, 400 की रसोई गुना हो गए, तो आम आदमी की क्रय शक्ति पर जबरदस्त प्रेशर में है। इसलिए इस समय मध्यम वर्ग और नौकरी पेशा वर्ग को उम्मीद थी कि अगर ये टैक्स स्लैब बढ़ता तो इस टैक्स स्लैब के बहाने एक तरह से 30,000, 40,000, 50,000 रुपए उसकी जेब में आते, 10-20 हजार रुपए उसकी जेब में आते, और बढ़ती हुई महंगाई का कुछ प्रेशर उसके ऊपर कम होता, वो शायद कुछ बाजार में पैसे खर्च करता, तो उससे अर्थव्यवस्था को गति मिलती। दुर्भाग्य से सरकार ने मध्यम वर्ग का, नौकरी पेशा वर्ग का, सामान्य वर्ग का कोई ध्यान नहीं रखा है। सबसे ज्यादा संकट में अगर कोई वर्ग है तो वो डायरेक्ट टैक्स देने वाला वो वर्ग है जिसकी आमदनी 4 लाख रुपए से लेके 8 लाख 10 लाख रुपए के बीच में है। वो पिछले 4-5 साल से लगातार संकट में आता जा रहा है, बढ़ रहा है, महंगाई की माल भी झेल रहा है, टैक्स बचा भी नहीं सकता, पूरा टैक्स को देना पड़ता है। जो छोटे व्यापारी हैं उन पे जीएसटी के नियम कड़े हो रहे हैं, टाइट हो रहे हैं, और जो नए नियम आए हैं इनकम टैक्स के वो इस तरह हैं कि अगर छोटा व्यापारी या आम आदमी कहीं टैक्स के नौकरशाही के चक्कर में पड़ गया तो आप समझिए कि उसकी हालत बदस्तूर खराब होने वाली है। इन सब से राहत को उम्मीद थी जनता को, जो कहीं भी नहीं मिली। मैं इसमें एक ये पॉइंट ऐड करना चाहूंगी, मृणाल जी ने बहुत अच्छी बात छेड़ी है एटीसी की डिडक्शन की। आप देखिए 2009 से
एटीसी की डिडक्शन आई और वो 1.5 लाख रुपए, और वो आज तक 1.5 लाख रुपए ही चल रही है, जबकि हमारे इकोनॉमी ले लीजिए या इनकम के स्तर ले लीजिए, वो कितने अलग बढ़ गए हैं। सरकार के पास ये मौका था, अगर वो एटीसी की डिडक्शन में तो 50,000 या 1 लाख रुपया और बढ़ा देती, तो वो इन्वेस्टमेंट को लोगों को एक मौका देती कि वो अपना पैसा इन्वेस्ट करें, और उसी हिसाब से आप अगर 25,000 रुपये भी बढ़ाते तो सीधा सीधा आप 30% के हिसाब से 7,500-8,000 रुपये उनको छूट मिल जाती है टैक्स कर के अंदर। तो आपने 2009 से एटीसी आज तक कंटिन्यूसली 1.5 लाख पे रखी हुई है, अब 50,000 1 लाख का और बेनिफिट देते, लोग कंट्रीब्यूट करते, इन्वेस्टमेंट में भी, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बॉन्ड्स निकाल सकते थे, लोग उसमें कंट्रीब्यूट करते, आपको भी थोड़ा पैसा मिलता, सरकार के पास भी थोड़ा पैसा आता फंड्स के थ्रू, और लोगों को डिडक्शन भी मिलती। सो बहुत सारे ऐसे तरीके थे जो मेरे हिसाब से सरकार कर सकती थी, पर उन्होंने नहीं की। ठीक है, अब शशिकांत जी, मैं एक चीज और आपसे समझना चाह रहा हूँ। यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी को लेकर बहुत सी चर्चा हुई, बहुत सी बातें होती रही, इसको लेकर दुविधा की स्थिति में लोग रहते रहे, लेकिन आज उस पर 30% टैक्स लगा दिया गया। ये कोई उसके लिए गाइडलाइन बनी नहीं क्रिप्टो करेंसी को लेकर, और 30% टैक्स लगाने के बाद क्या अब ये मान लिया जाए कि क्रिप्टो करेंसी अब जो लोग खरीदना चाहते हैं, जो लोग लेना चाहते हैं, उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अब कर सकते हैं खुलकर? अब तो टैक्स तो देना है गवर्नमेंट। क्या होता है, ये क्या है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पार्टी का क्या डिसीजन है और सरकार क्या निर्णय लेती है। जब हम हाईवे पे चल रहे होते हैं और साइकिल से जा रहे होते हैं और सामने ट्रक आ रहा होता है और शराब भी पिए होता है, तो फिर आप केवल हाथ हिलाने के अलावा कुछ कर नहीं सकते। तो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट किन लोगों का है वो पता किया, वो परसेंटेज कितना है, वो बहुत बड़े लोग हैं। तो वो 3 करोड़ रुपए अगर किसी एक एपिसोड की फीस ले रहा होगा तो वो 3 करोड़ 30 लाख लेने लगेगा। तो वो बर्डन किसके ऊपर आएगा? वो आम गरीब आदमी पे जो टिकट लेके जाता है उसकी टिकट बढ़ जाएगी। तो टैक्स आप 50% कर दीजिए। वो तो प्रोफेशनल्स लोग जो बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं वो क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगा रहा है। आम भारतीय तो शेयर मार्केट में भी पैसा नहीं लगा रहा, वो शेयर तो छोड़ दीजिए, म्यूचुअल फंड में उसका घाटा हो रहा है, वो घर निकाल के पैसा अपना बैंक में जमा कर रहा है। बैंक में उसको स्थिति है, डर ऐसा बन गया है कि वो बैंक में भी नहीं रख रहा है। वो सारी सैलरी घर ले आता है और फिर कुछ ना कुछ खरीद खराद के, नहीं खरीदता है तो घर में स्टोर करे, क्या करे। जिनके जॉब चले गए वो तो कुछ कर ही नहीं पा रहे। तो ये जो एक बार आप किसी ऐसे इकोनॉमी से जब छेड़छाड़ करते हैं तो बहुत सारा होमवर्क करना पड़ता है, बहुत होमवर्क करना पड़ता है, बहुत सारे लोगों की राय को सुनना पड़ता है, बात समझनी पड़ती है, फिर किसी टूल का इस्तेमाल करना होता है। तो आपने किसी भी चीज पे आप टैक्स लगाते हैं तो वो टैक्स सीधा आम आदमी पे जाता है, चाहे उससे रिलेटेड हो चाहे ना हो। ये एक बहुत मोटा सा नियम है। तो अगर आपने ये समझाने के लिए कि हमने बड़े लोगों पर टैक्स लगा दिया है 30%, तो ये कोई बहुत बड़ी राहत वाली बात नहीं है। आपका मैंने अभी जो कहा ना, ये जो घाटा हो रहा है आपको, अगर हम 9% भी घाटा मान लें और 200 लाख करोड़ की हमारी जीडीपी है, 18 लाख करोड़ रुपए कम आए, ये छोटी मोटी राशि नहीं है। अगर इसमें एक आध बिंदु भी गलत है तो बहुत बड़ी राशि है। ये पब्लिक का पैसा जो है, ये पैसा आपको इतना घाटा है, मतलब सबकी जेब से इतना पैसा कम हो गया है। तो वो लोग फिर क्या करेंगे? अब इस साल जो है आपके पास, अब चूंकि पहले ही आप इतना ज्यादा घाटा है, अभी 6.6%, अभी 6.4% घाटा बताया है। अब ये इकोनॉमी अगर मान लीजिए 200 लाख करोड़ से 250 लाख करोड़ हो गई है, तो लगभग उतने घाटा फिर से है आपको। तो ये एक ऐसा सर्कल चल पड़ा है कि ये कि आप इसको पूरा करने में कितने साल लगेंगे, कब लगेंगे, फिर ऐसे। इसमें क्या देखिए, सरकार के पास ऑप्शन नहीं है। अब ये हो रहा है कि अब शायद आपके पास कोई टूल नहीं है। तो आप टूल नहीं होते तो क्या करते हैं? सरकारें करेंसी छापने लगती है। करेंसी, अभी आरबीआई का डेटा देख रहा था, 30 लाख करोड़ करीब हो चुकी है। दैट मीन्स एक पैरेलल कैश इकोनॉमी चलने शुरू हो गई है। तो आपका जो डिजिटल इंडिया है वो अलग चलेगा, एक कैश इकोनॉमी अलग चलेगी। मतलब भारत अपने हिसाब से दोनों चीजें जेल नहीं करेंगी तो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी आएगी, लोगों का शोषण बढ़ेगा। कम पैसे पे काम करने में लोग तैयार हो जाएंगे। जब वो कम पैसे पे काम करने को तैयार होंगे तो प्रोडक्शन डेफिनेटली, जीडीपी और नीचे आएगी। जीडीपी नीचे आएगी तो आप वो जो सरकार को लोन लेकर के सैलरी देते हो वो नहीं दे पाओगे जो कर्मचारियों को। तो भविष्य बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। ये बातें बहुत कड़वी हैं, कहने को बहुत अच्छा बजट है, बजट बहुत बढ़िया है, हमने ये कर दिया वो कर दिया ऐसा कर, लेकिन जो इकोनॉमी का एक सिद्धांत है कि वो उसमें कोई ऐसी चीज चलती ही नहीं है। जो जैसे मान लीजिए मैं घर में हूँ, मैं 1 लाख रुपए कमाता हूँ तो 1 लाख रुपए बताने पड़ेंगे ये देखो मैंने कमाया। 50,000 कमाता हूँ तो बताने पड़ेंगे। 5,000 कमाता हूँ तो बताने पड़ेंगे कि ये 5,000 है। घर के लोगों को मैं ये नहीं कह सकता कि मैं इस बार तुमको चॉकलेट ले आऊंगा और मैं बिस्किट ले आऊंगा और गाड़ी ले आऊंगा। कहाँ से लाओगे? तो ये फिर ये है कि कहीं से चोरी करेंगे। ये आम आदमी तो ये करता है, या कुछ नहीं करता है, फिर वो सुसाइड करता है, कुछ और करता है, तो डिस्ट्रेस, निराशा, ये सब आता है। सरकारें क्या करती हैं? सरकारों के पास ये रहता है कि वो करेंसी छापेंगी। अभी एक संकट ये है, आप ही के सारे प्लान हैं वो ग्लोबली करने पड़ते हैं, क्योंकि आप
देश है, तो देश में ये है कि अभी आपको पता है इंडस्ट्री वाले यहाँ मुझे पर बताते हैं यानी कि चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं, मुश्किलें बहुत ज्यादा, चैलेंजेस बहुत ज्यादा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि यहां पर भविष्य के सुनहरे सपने जरूर इस बजट में दिखाए गए, लेकिन यह बजट क्या आम जनता की, आम आदमी की उम्मीदों पर खरा उतरा, यह एक बहुत बड़ा और अहम सवाल यहां पर है। तो मध्य प्रदेश को क्या मिला, वहां के लोगों को क्या मिला, देश के लोगों को क्या मिला, इस पर हमने चर्चा की और सभी मेहमानों ने अपनी अपनी बात यहां पर रखी। बीजेपी के लिए बजट बहुत अच्छा है, कांग्रेस ने इस बजट में बहुत सी खामियां निकाली, लेकिन जो आर्थिक विश्लेषक हैं हमारे, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि भविष्य बहुत सुनहरा नजर नहीं आ रहा है। बहुत सी चुनौतियां यहां पर सरकार के सामने हैं। तो बता दें कि बजट को लेकर यहां पर चर्चा का दौर जारी है। लगातार यह सवाल उठ रहा है यहां पर कि बजट से आम आदमी को क्या मिला। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उन्होंने कहा इस बजट में कुछ भी नहीं है, न किसानों के लिए है, न गरीब जनता के लिए। लेकिन पूर्व सीएम इस बजट को बहुत अच्छा बता रहे हैं। सुनवाते हैं आपको क्या कहा गया इस वक्त वर्तमान सीएम की ओर से और पूर्व सीएम की ओर से। लघु उद्योगों पे टिका हुआ है और आज का जो आम बजट पेश किया गया केंद्र गवर्नमेंट के द्वारा पेपरलेस, आप कहीं भी देखिए कि मध्यम वर्गीय व्यापार के लिए जो उम्मीद लगाए थे टैक्स स्लैब में, वो कहीं पे भी वो टैक्स में छूट नहीं दिया गया है। जो प्राकृतिक आपदाओं से किसानों को बचाने के लिए जोखिम फंड की जो बात आनी चाहिए थी, वह भी बात नहीं आई है। तो हम देख सकते हैं कि यह बजट लोक लुभावन शब्दों में लाया गया बजट है और जो मेहनतकश मजदूर, किसानों, आम उपभोक्ताओं के पक्ष में नहीं है। यह केवल और केवल बड़े पूंजीपति कॉरपोरेट घरानों के पक्ष में लाया गया बजट है। केंद्रीय बजट से हिंदुस्तान के पूरे सरकारी कर्मचारी बहुत आक्रोशित हैं, बहुत नाराज हैं। ये नरेंद्र मोदी जी का 10वां बजट और सीतारमैया मैडम का पेपरलेस चौथा बजट। 10 बजट में हर बार ये बोलते थे लोक लुभावन बजट, लेकिन शासकीय सेवकों की उपेक्षा की गई। अगर आप टैक्स का जो प्रोविजंस है आम जनता के लिए अगर आप बात करेंगे तो उसमें कोई विशेष चेंजेस नहीं किए गए हैं। जो हमारे को टैक्सेशन का जो इम्पैक्ट जो लास्ट ईयर पड़ता था या पिछले 2 सालों से जो पड़ता आ रहा है, उसी चीज़ों को उन्होंने एज इट इज स्टेट किया है ताकि एक स्टेबल ग्रोथ की तरफ सरकार जो है चाह रही है कि आगे बढ़ा जाए। ये तो दिशाहीन बजट है। सब लोग सोच रहे थे किसानों को कुछ मिलेगा, मजदूरों को कुछ मिलेगा, कुछ नहीं है। किसानों का आय दुगुनी करने के बारे में कोई बात नहीं कही गई। पुराने बजट में जितने भी विषय शामिल थे उसको भी पूरी करने के लिए कोई प्रावधान नहीं है। 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात कही थी, वो भी पूरा नहीं हो रहा है। तो ये दिशाहीन बजट है जिसमें न नौजवानों के लिए कुछ है, न बेरोजगारों के लिए कुछ है, न महिलाओं के लिए है, न किसानों के लिए। एक दिशाहीन बजट। ये बजट आज प्रस्तुत किया और उसके की फीचर्स क्या हैं बजट के 2022-23 के, जो आज माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने बजट प्रस्तुत किया है। और इस बजट को पूरा देखने के बाद यह बजट गौरवशाली, वैभवशाली और समृद्धशाली आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा। 130 करोड़ भारतीयों की भावनाओं को समाहित करते हुए 25 साल का ब्लूप्रिंट बनाने का ये बजट प्रस्तुत हुआ। समावेशी विकास के संकल्प को और मजबूती इस पर मिलेगी। यह बजट गरीबों, युवकों के बेहतर भविष्य का ये बजट होगा। यह बजट बेच दो इंडिया बजट है, क्योंकि LIC जो करोड़ों लोगों का आस्था है, जो 1956 से संचालित है, उस पे भी निगाह है, उसको भी बेचने की तैयारी हो रही है। उसके साथ साथ मोदी जी ने कहा था हम अगर केंद्र में आएंगे हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। 7 सालों में 14 करोड़ लोगों को रोजगार देना था। इस बजट में कहा गया है कि सिर्फ 60 लाख लोगों को रोजगार देंगे। जो 14 करोड़ के अतिरिक्त 60 लाख लोगों को रोजगार देने की बात है। किसानों में, मजदूरों में, साथ साथ आम जनता को कोई राहत नहीं है। महंगाई पे कोई राहत देने की बात नहीं कही गई है। इससे साफ जाहिर है कि देश की जनता इस बजट से निराशा ही हाथ लगेगी। केंद्रीय वित्त मंत्री जी के द्वारा
जो बजट प्रस्तुत की गई है उस बजट का मैं स्वागत करता हूं। वास्तविक में कोरोना काल और जिस प्रकार से वैश्विक जो स्थिति है उसके अनुरूप में ये बजट हमारा बहुत अच्छा प्रस्तुत हुआ है। इस बजट में खास करके किसानों की चिंता की गई है, साथ ही विकास को कैसे दिशा दिया जा सके, आगे बढ़ाया जा सके, ये प्रावधान रखे गए हैं। और उसके साथ में जो ढांचागत विकास है उन सब के लिए एक राशि की व्यवस्था। मुख्य रूप से मैं बताना चाहूँगा कि गरीब लोगों के लिए प्रधानमंत्री आवास 80 लाख मकान बनाए जाएंगे और इसके लिए 48,000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। तो प्रावधान यहां पर रखा गया बजट में, बहुत से यहां पर वादे भी किए गए और ये दिखाया गया कि ये बजट बहुत दूरगामी परिणाम देने वाला है। बहरहाल हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका तारुफ करते हैं। सुशील आनंद शुक्ला हैं, अध्यक्ष हैं संचार विभाग के कांग्रेस के। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। ओपी चौधरी हैं, बीजेपी नेता हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चेतन तारवानी, आर्थिक मामलों के जानकार, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और शिप्रा वालिया लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, टैक्स कंसल्टेंट है। चेतन तारवानी जी, सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगा, आपने बजट देखा, बजट को पढ़ा, उसका विश्लेषण थोड़ा सा कीजिए कि यह बजट क्या लोक लुभावना है या फिर इससे कुछ हाथ लगने वाला है आम जनता को। मैं एक लाइन ये बोलना चाहूंगा कि ये बजट भले मेरे लिए नहीं है लेकिन मेरे देश को आगे बढ़ाने वाला है। क्योंकि जनरली हर आदमी देखता है इनकम टैक्स में कितनी छूट हुई। मैं माना इनकम टैक्स की लिमिट नहीं बढ़ाई गई, नहीं कोई खास राहत दी गई है, लेकिन ये भविष्य को देखकर बनाया गया है। एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट मैं एनालिसिस कर रहा हूं तो इसमें 60 लाख नौकरियां, 2 करोड़ रोजगार जो बोल रहे थे वो रोजगार की बात थी, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट 60 लाख नौकरियां, 80 लाख मकान, 400 ट्रेन, 25,000 किलोमीटर रोड और पूंजीगत इन्वेस्टमेंट और गांवों में इंटरनेट पहुंचाना। और खास तौर से जो ग्रामीण के बच्चे हैं जो इस कोरोना काल में शिक्षा से दूरी हो गई थी, उनके लिए टीवी में प्रोग्राम करना मुझे लग रहा है बहुत फ्यूचर को देखकर ये बनाया गया। रक्षा के लिए, रिसर्च के लिए 25%, डिजिटल रुपीस, मतलब जो आगे डिजिटलाइजेशन आना है, जो इंडिया आज सारे पूरे विश्व में टक्कर देने वाला है, तो उसको डिजिटल रुपी लाना, ई एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, ई पासपोर्ट, मतलब एक बड़ी सोच का बजट है। एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट मैं बताऊं तो इनकम टैक्स में कोई खास चेंज नहीं है। एक खास बात चेंज जरूर की गई है कि अब 2 साल रिटर्न रिवाइज कर सकते हैं। वो एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट हम समझते थे कि कोई इनकम अगर छूट जाती है या कोई चीजें इंफॉर्मेशन छूट गई तो उसको अपडेट कर सकते हैं, 2 साल का समय है। बाकी कुछ खास चेंजेस इस बार के बजट में नहीं है। जीएसटी को अगर मैं समीकरण एक लाइन में बोलूं तो अब लापरवाही नहीं बरती जाएगी, ऐसा माना जा रहा है जीएसटी में। क्योंकि पहले क्या होता था कि अगर मैं किसी से माल खरीदा और उसके ऊपर उसका 2A में नहीं दिख रहा है तो मैं प्रोविजन बेस पे आईटीसी ले लेता था, लेकिन इस बार के बजट में पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है कि जब तक आपके 2B में नहीं दिखेगा आप आईटीसी नहीं ले सकते। तो ये थोड़ा मुझे लग रहा है कि लोगों से बहुत ज्यादा अपेक्षा की जा रही है सरकार की, लोग बहुत अपडेट रहे, लेकिन भारत की जनता अभी उतनी अपडेट नहीं कि अपने रिटर्न प्रॉपर फाइल करें। उससे थोड़ा नुकसान होगा, व्यापारियों को तकलीफ जरूर होगी। व्यापारियों को तकलीफ जरूर होगी, लेकिन कॉर्पोरेट जगत को बहुत ज्यादा तकलीफ यहां पर होगी नहीं, उनको थोड़ी सी छूट मिली है। कॉर्पोरेट जगत को एक्चुअली छूट नहीं मिली है। कोऑपरेटिव सोसाइटी को जो एटीएम बोलते हैं, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स, जो मिनिमम टैक्स में आपको बताऊं, जैसे कोऑपरेटिव पे 10,000 पे 10% टैक्स, 10 से 20,000 पे 20% टैक्स और 20 लाख से ज्यादा, 20,000 से ज्यादा है तो 30% टैक्स था। लेकिन उनको 18.5 अल्टरनेट मिनिमम टैक्स देना ही पड़ता था अगर टैक्स कैलकुलेशन 2 ढंग से करना होता था, यानी इतनी टैक्स देनी होगी, उसको कम करके 15% कर दिया गया। हाँ, जो स्टार्टअप है, जो न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जिनको छूट थी 2022 तक, तो न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को 2024 तक छूट दे दी गई है कि आप अपना न्यू मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टअप कर सकते हो 2024 तक, और न्यू स्टार्टअप को भी। चेतन जी, अब 2 मेहमानों को और जोड़ लेता हूं। शिप्रा हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। सुशील आनंद जी, सर यहां पर आप किस तरीके से बजट को देख रहे हैं, क्योंकि जो आम जनता है उसको सीधा यहां पर कोई फायदा दिखा नहीं, और गरीब जनता की बात यहां पर हो रही है, किसानों की बात हो रही है, बहुत ज्यादा फायदा नजर नहीं आया।
और सीएम भूपेश बघेल भी ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि किसानों के लिए तो कुछ नहीं है, दिशाहीन बजट है। आपका रिएक्शन इस पर चाहूंगा। देखिए, यह बजट गरीबों के साथ कुठाराघात है। इस बजट में जो सब्सिडी योजनाएं थी केंद्र सरकार की, लगभग उसको कम करने की कोशिश की गई है। देखिए, मनरेगा के बजट में लगभग 25.5% कमी की गई है। ये वही मनरेगा है जिसने अभी कोविड के समय हमारे गरीब मजदूरों के लिए सबसे बड़ा जीवन का आधार बना। उस मनरेगा के बजट में 25.5% की कमी की गई है। खाद्य सब्सिडी में इस बजट में 39% की कमी की गई है। इस बजट में जो आप बोलते थे कि 2022 में किसानों की आय दोगुनी करेंगे, इस 2022 में किसानों की आय दोगुनी करने जैसे शब्द का उपयोग किया इन्होंने, लेकिन कैसे वो दोगुनी होगी, इस बजट में क्या प्रावधान किया गया, उसके लिए किसी प्रकार का कोई वित्तीय प्रावधान नहीं है। आप बोलते हैं अभी तक 2 करोड़ नौकरियों के हिसाब से अभी तक 15 करोड़ लोगों को नौकरियां मिलनी थी, लेकिन अब बोलते हैं 60 लाख लोगों को हम नौकरियां देंगे। कैसे देंगे, कहाँ देंगे, इसका कुछ तो रोड मैप होना चाहिए। एक तरफ आप जो वर्तमान में ट्रेनें चल रही हैं, लगभग 30 से 35% ट्रेनें आज की तारीख में बंद हैं, चाहे उसमें कोविड के नाम पे बंद कर दी गई या स्पेशल ट्रेनों के नाम पे चलाई है, लेकिन 35% ट्रेनें बंद है। दूसरी तरफ इस बजट में दावा किया गया है कि 3 साल में लगभग हम 400 वंदे भारत ट्रेनें चलाएंगे। भाई, जो रेगुलर ट्रेनें थी उसको तो आप बंद कर दिए, वंदे भारत ट्रेनें आप कैसे चलाएंगे? छत्तीसगढ़ में जब हमने रोजगार मिशन का गठन किया, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आने वाले 5 साल में हम 12 से 15 लाख लोगों को रोजगार देंगे इसके माध्यम से। तो यही भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के नेता आवाज उठाते थे कि ये सरकार तो अभी 2 साल की बची, 5 साल के लिए कैसे रोड मैप बना रहे हैं। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि मोदी जी की गवर्नमेंट कितने दिन के लिए बची है जो 25 साल का सब्जबाग दिखा रहे हैं? तो कहीं न कहीं यह बजट सिर्फ और सिर्फ लोगों को सब्जबाग दिखाने की कोशिश की गई है। हकीकत से इस बजट का कोई लेना देना नहीं है। जो आपने वादा किया था, उन वादों का क्या हुआ? कहाँ गए किसानों की आय दोगुनी करने का? कहाँ है संकल्प आपके बजट में? कहाँ पे है लोगों को नौकरियां देने का संकल्प? कहाँ पे है? मनरेगा जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं के बजट में आप कटौती कर रहे हो, खाद सब्सिडी में आप कटौती कर रहे हो, लोगों को मकान देने के बारे में आप घोषणा तो करते हो, लेकिन दूसरी तरफ आप प्रधानमंत्री आवास में जो सेंट्रल का हिस्सा है उसमें कमी करते हो, आप 60 और 40 करते हो, जो पहले 25 और 75 था। तो कहीं न कहीं इस बजट के माध्यम से आम आदमी को ठगने का प्रयास किया गया। जवाब दीजिए इस बजट के माध्यम से सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी सवाल यहाँ पर उठाएं, बड़ी बात नहीं है कि जी एक्चुअली इस बजट की जहां तक मैं बात करूं, जैसे कि एक सीए ने, सबसे पहले एक सीए ने जो प्रोफेशनल है, उन्होंने मुक्त कंठ से इस बजट की प्रशंसा की। इसी तरह का जो भी विजनरी व्यक्ति, जो भी समझदार व्यक्ति जो भारत को आने वाले समय में मजबूत करना चाहता है, कोई उसे कह देता है कि सब जवाब। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चाहे दुनिया का कोई भी देश जो डेवलपिंग से डेवलप्ड बना, विकासशील से विकसित राष्ट्र बना, चाहे वो दक्षिण कोरिया हो, चाहे सिंगापुर हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे चाइना हो, उसमें आने वाले 20, 25, 30, 40 सालों के विजन के तहत ही काम किया गया, तभी वो बने। इस बजट की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि आज देश में हर जगह क्या होता है, लोग भवन फैसले कर दिए जाते हैं और जनता को रिझाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन वास्तविक अर्थों में देश से तात्कालिक लाभ तो हो जाता है कि दूरदर्शी रूप से तो मजबूत आधार बनने चाहिए। आज 5 राज्यों का चुनाव चल रहा है, उसके बाद भी अपने राजनीतिक स्वार्थों से ऊपर उठकर मोदी एक ऐसा नेतृत्व है जो 7.5 लाख करोड़ के पूंजीगत व्यय की व्यवस्था करता है, जो पिछले साल से 35% अधिक है। इसके माध्यम से नेशनल हाईवे बन रहे हैं, आज पोर्ट बन रहे हैं, सब तरफ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बन रही है, गांव-गांव में विकास पहुंच रहा है। जब जो पूंजीगत व्यय होता है वो इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में माना जाता है कि 1 रुपए पूंजीगत व्यय करने से 5 से 6 रुपए का उसका लाभ अर्थव्यवस्था को प्राप्त होता है। लेकिन ओपी चौधरी, यहाँ पर देखिए सुशील आनंद जी एक बहुत अहम सवाल ये उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर छत्तीसगढ़ सरकार कोई प्रावधान लेकर आती, कोई योजना लेकर आती है, तो बीजेपी ये कहती है कि सिर्फ 2 साल उनकी सरकार रह गई, वो 5 साल का क्यों विजन लेकर आ रहे हैं? आपने विजनरी शब्द का इस्तेमाल किया, 25 साल के आगे का आप विजन यहां पर दिखा रहे हैं। तो इसलिए वो अहम सवाल इसलिए उठता है कि जब आप उन पर सवाल उठाते हैं तो आप भी फिर सवालों के घेरे में आ जाएंगे। 3 साल तक वहां पे कुछ हुआ नहीं रोजगार के फ्रंट पर, इस तरह की बातें हुई। आज मैं बात कर रहा हूं पूंजीगत व्यय की इस बजट में, इसके पहले का बजट भी मैं बता देता हूं। ऐतिहासिक रूप से 5.5 लाख करोड़ का बजट प्रावधान पिछले बजट में किया गया था
और भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि 5.5 लाख करोड़ का बजटीय प्रावधान पूंजीगत व्यय के लिए किया गया था और 6 लाख करोड़ व्यय हुआ, जो बजट एस्टीमेट था उससे ज्यादा। ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ। तो एक रोड मैप के तहत आगे बढ़ रहे हैं मोदी जी। देश को डिजिटल बनाना है, देश को पेट्रोल डीजल की निर्भरता से मुक्त करते हुए क्लीन एनर्जी की ओर ले जाना है। इन सब मुद्दों पर वो काम कर रहे हैं। देखिए, जब पूंजीगत व्यय होता है तभी देश का वास्तविक अर्थों में विकास होता है। जो अर्थव्यवस्था को थोड़ा भी समझता है उसको समझ में आता है। आज ये पूंजीगत व्यय के कारण ही है कि देश का टैक्स बेस बढ़ रहा है। ये डिजिटाइजेशन के कारण ही कि देश में टैक्स बढ़ रहा है। उसी से गरीबी निवारण होता है, उसी से आवास बनते हैं। ये अलग बात है कि राज्य का शेयर न टैक्स का भार भी तो जनता पर ही आ रहा है। देखिए, टैक्स का भार भी तो जनता पर ही आ रहा है, चाहे डायरेक्ट या इनडायरेक्टली। शिप्रा, ये आप थोड़ा बात समझाइए यहाँ पर। ओपी चौधरी, निश्चित रूप से टैक्स का रेट जो है वो ये एज इट इज चल रहा है। पहले जो टैक्स की चोरियां होती वो रुकी, उसके अलावा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है, रोड ज्यादा बन रहे हैं। जैसे यूपीए के समय में एक दिन में 15 बड़ी मुश्किल से 15 से 20 किलोमीटर रोड बनता था। आज इस एक साल में 2023 में 25,000 किलोमीटर रोड नेशनल हाईवे बनाने का प्रावधान। तो पहले 15 से 20 किलोमीटर बनता था, अब 60 से 70 किलोमीटर प्रतिदिन रोड बने। इससे लोगों को रोजगार भी मिलता है, इससे नए प्रोडक्शन भी होते हैं, उसके कारण टैक्स बढ़ रहा है, न कि टैक्स का रेट बढ़ाने के कारण। चलिए शिप्रा, आप थोड़ा इसको समझाइए। इकोनॉमी ज्यादा बढ़ेगी, टैक्स अपने आप बढ़ेगा। स्पष्ट करना चाहूंगा, इनकम टैक्स आजादी के 1947 से लेकर 2014 मोदी जी के आने के पहले तक जितने टैक्स पेयर थे उससे दुगुने टैक्स पेयर इन 7 सालों में हो गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल ओपी जी ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिस दिन से आप ये देखेंगे 1949 से जब से टैक्स स्लैब की शुरुआत हुई थी, बेसिक जो मिनिमम टैक्स लाइबिलिटी आती थी वो 10,000 रुपए पे आती थी। आज 1950 से हम 2022 में बैठे हैं और हमारा बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट सिर्फ 2.5 लाख पहुंचा है 10,000 से। सो जो टैक्स देने वाले लोग हैं उनका दायरा तो बिल्कुल बड़ा ही बड़ा है, क्योंकि आपकी पॉपुलेशन उतनी ज्यादा है। लेकिन पॉइंट ये है सर, आप ये देखें कि जो बिस्किट 5% के जीएसटी पे मुझे मिल रहा है वही बिस्किट 5% के जीएसटी पे आपको मिल रहा है। तो जीएसटी का इम्पैक्ट घूम फिर के कहीं ना कहीं वो सेट ऑफ हो जाता है। अल्टीमेटली क्या है कि जो आप डायरेक्ट टैक्स कवर कर रहे हैं, आप इनडायरेक्ट टैक्स तो एक तरीके से कवर कर ही रहे हैं। मैक्सिमम आपका सर्विस सेक्टर में 18% तक जाता है, कई चीजों पे 28% भी है, चलो आप उसको लग्जरी कंसीडर कर लेते हैं। लेकिन जो डायरेक्ट टैक्स का डायरेक्ट बेनिफिट आता है उसके बाद भी वो डायरेक्ट बेनिफिट आप एक इंडिविजुअल के हाथ में देखेंगे 42.7% मैक्सिमम टैक्स रेट है। वहीं आप कॉर्पोरेट को मैन्युफैक्चरिंग में आज 15% कर रहे हैं। आपके पास मौका था, आप उस 42% को नीचे ला सकते थे। आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 15% का सरचार्ज को एक कैपिंग दे दी, उससे कुछ एक लिमिट हार्डली 2% 3% का इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन जो वाइड आपने इतने लोगों को कवर किया, किसी भी जने को इसका इम्पैक्ट मेजरली नहीं पहुंचा। आप 42.7% एक इंडिविजुअल से टैक्स ले रहे हैं, मैक्सिमम टैक्स रेट। आप बताइए कि कौन से देश में दुनिया में इतना हाई टैक्स रेट एक इंडिविजुअल पे करता है। बिल्कुल। सुशील आनंद, यहाँ किसानों का जिक्र हो रहा था, तो किसानों के लिए बहुत से प्रावधान किए गए बजट में। ये कहा गया कि भाई ऑर्गेनिक खेती हम शुरू कर देंगे और बहुत सी जगह ड्रोन से यहाँ पर छिड़काव किया जाएगा। ये तमाम प्रावधान यहाँ पर किए गए और कहा गया कि एमएसपी पर यहाँ पर खरीदी होगी। इन सब को लेकर आपने जो आकलन किया वो मैं चाहता हूं कि एक बार दर्शकों से साझा कीजिए। देखिए मैथुर जी, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपने बजट में किसानों के संबंध में कहीं कहीं 2-3 शब्दों का प्रयोग किया। आपने बोला गंगा के किनारे 5 किलोमीटर की हम ग्रीन कॉरिडोर बनाएंगे, सारी चीजें समझ आती है, ठीक है। लेकिन एक चीज बताइए, आपकी किस हिसाब से आप किसानों के समर्थन मूल्य में खरीदी की गारंटी क्या ले रहे हैं? आपने बजट में क्या प्रावधान किया उसके लिए, आप उसको बताना होगा। आप बोलते हैं किसानों की आय दुगनी होगी, किसानों की आय किस आधार पर दुगनी होगी? कि आपने कहीं उसका कोई प्रावधान किया, कोई आपने विजन दिखाया? आपका बजट, आप सिर्फ तकनीकी शब्दों जुमलेबाजी में पूरे बजट को गोलमोल घुमा के जनता को सिर्फ बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। सीधी बात है, इस देश की 80% से अधिक आबादी कृषि कार्य पे बैठती है। देश का किसान चाहता है कि उसकी उपज का मूल्य मिले, और जब तक आप किसानों की उपज का पूरा मूल्य नहीं देंगे, उसके समर्थन मूल्य की गारंटी नहीं लेंगे, तब तक इस देश का भला नहीं हो सकता। दूसरी बात, आपने खुद कहा था
2014 में कहा था कि 2022 में हम किसानों की आय दुगनी करेंगे। आपके इस बजट में किसानों की आय दुगनी करने के लिए क्या क्या ठोस प्रावधान किए गए? किसानों की आय कैसे दुगनी होगी? आपने इस बजट में, आपकी वित्त मंत्री जी कहीं कुछ बताते हुए नहीं दिख रही हैं। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, इस देश का गरीब आदमी जिसके लिए जिस मनरेगा की आपने खुली उड़ाई थी, जो मनरेगा इस देश का जीवन आधार बन के सामने आया कोविड के समय, उस मनरेगा के बजट में आपने 25% की कटौती करने का साहस क्यों दिखाया? क्या चाहते हैं आप? मनरेगा के माध्यम से आप गरीबों की रोजी रोटी छीनना चाहते हैं। तीसरी बात अभिषेक जी, मैं ये भी आपके सामने रखना चाहूंगा कि लोगों की ये उम्मीद थी कि इस कोविड के बाद का ये बजट है तो स्वाभाविक है कोविड के बाद से जो हमने देखा था, जो हमने परिस्थितियां देखी थी, स्वास्थ्य के इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ोतरी करने के लिए इस बजट में कुछ विशेष प्रावधान किया जाएगा। इस बजट में उसका प्रावधान क्यों नहीं किया गया? मैं बड़ा अर्थशास्त्री नहीं हूं, मुझे बहुत ज्यादा अर्थशास्त्र का ज्ञान नहीं है, लेकिन मैं जानना चाहूंगा, मेरे देश की जनता जानना चाहती है कि कोविड में जिन परेशानियों को हमने झेला, इस बजट में उससे सबक क्यों नहीं लिया गया? कोविड के बाद में हमारे लोगों ने जिनकी रोजी रोटी छीनी थी, उनके लिए क्या विशेष प्रावधान इस बजट में किया गया? सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी करके, सिर्फ चंद इसका जवाब दीजिए। आपने बजट को प्रस्तुत किया, इसका जवाब आम आदमी को आपने परेशान करने के लिए इस बजट को ले आए। नरेगा का जहां तक प्रश्न है, मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि नरेगा मांग आधारित, कोई भी मजदूर जितना भी हमारे देश में मांग करेंगे उसके आधार पे उसकी आवश्यकता अनुसार उसकी बजट को बढ़ाया भी जा सकता है। मांग आधारित है, जितना मांग आएगा उतना रोजगार दिया जाएगा। वो गारंटी। ओपी जी, आप कलेक्टर रहे, लेकिन इसके लिए एक बजट का प्रावधान तो होता है। बढ़ाया जाए, नहीं, जरूरत पड़ने पर उसको बढ़ाया जा सकता है। आपने बजट में कटौती कर दी, पूंजीगत व्यय हो रहा है तो लोग आपने बजट में आपकी नियत दिख रही है, इससे वित्त मंत्री जी की नियत साफ दिख। 25% की कटौती छोटी मोटी कटौती नहीं होती ओपी जी। 25%, आप 39% फूड सब्सिडी में कटौती कर रहे हैं, खाद्य सब्सिडी में आप 39%। भाई गरीबों के लिए 2 जीवन आधार है ओपी जी, इससे आप सहमत हैं? गरीबों के लिए 2 जीवन आधार है। 99 सिंचाई परियोजनाएं कांग्रेस, भाई एक तो मनरेगा, दूसरा खाद्य सब्सिडी, दोनों में आप कटौती कर रहे हैं। फिर आप कैसे मानते हैं कि जीवन लोगों के लिए परेशानी का? निश्चित तौर पर गरीब विरोधी बजट है। सिर्फ इन 2 निर्णयों के कारण मैं इस बजट को गरीब विरोधी कर सकता हूं। 11 करोड़ किसानों, 1 करोड़ 80 लाख रुपए किसान सम्मान निधि के माध्यम से दिया जा रहा है। एमएसपी की बात की जा रही है, ऐतिहासिक रूप से इस बार का हाईएस्ट। अच्छा, 6,000 रुपए में भाई साहब, 6,000 रुपए 6,000 रुपए किसानों को दे के यार क्या चाहते हैं? उनकी आय दुगनी हो जाएगी? इतिहास में कभी हुआ ही नहीं। 6,000 रुपए किसानों को देकर आप उनकी आय दुगनी करना चाहते हैं? मछली बांटती है मोदी जी की सरकार, मछली पकड़ना सिखाती है, यही अंतर है। कोई देश में आज तक प्रधानमंत्री नहीं हुआ तो 7.5 लाख करोड़ रुपए का जीडीपी का चेतन तारवानी और खाद्य सब्सिडी मोदी जी को बेनकाब करने के लिए सफिशिएंट है इस बजट में। भारतीय जनता पार्टी। चेतन, आप तक आवाज पहुंच रही है? सर आप समझाइए थोड़ा सा, इसका आकलन आप कीजिए कि यहां पर जो वादे किए गए, और इसमें इसको हम चुनावी बजट बिल्कुल नहीं कहेंगे क्योंकि बहुत बड़े लंबे चौड़े वादे नहीं किए गए यहां पर, लेकिन क्या कोई रास्ता निकालने की कोशिश की गई कि मुश्किल में अगर देश है, आर्थिक स्थिति अगर इसकी बिगड़ी है तो उसमें सुधार की स्थिति इसमें बन सकती है क्या बजट में? अब वो ये नहीं कहेगा कि चुनावी बजट है इसमें। सर मैं एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट देखा तो फ्यूचर दिख रहा है इसमें, और जो रोजगार की बात की जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट इतना ज्यादा बढ़ाया गया है कि मुझे लगता है निश्चित रूप से रोजगार इसमें बढ़ेगा। और प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम को फॉलो किया गया, जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि टैक्स में क्यों नहीं बेनिफिट किया गया, क्योंकि इंडिया का सिस्टम है प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम, मतलब गरीबों से कम टैक्स लेना, अमीरों से ज्यादा टैक्स लेना, उसी को मेंटेन किया गया है। लाइक 5 लाख तक अगर इनकम है तो 0 टैक्स है, लेकिन 5 लाख से थोड़ा भी बढ़ता है तो उसको कोई रिबेट नहीं है। तो इससे जो टैक्स सिस्टम बनाया गया वो मतलब यहाँ की जनता को देख के बनाया गया। मैं सेटिस्फाई हूँ। कुछ चीजों पे मैंने जैसे पहले ही बताया कि राहत नहीं दी गई और स्ट्रांग एक्शन लिए गए हैं। लाइक अगर रेड में कुछ भी अगर अनडिस्क्लोज इनकम मिलती है तो उस पे पूरा टैक्स लग जाएगा, उसमें कोई छूट नहीं मिलेगी। तो ये सरकार का जो नजरिया है कि लोग अब बहुत ज्यादा अपडेट हो जाएंगे, उससे मैं एग्री नहीं हूं अभी। लेकिन हाँ, अगर ओवरऑल हम भारत की बात करें तो भारत का विकास निश्चित है, क्योंकि जो प्रोविजन दिख रहे हैं इसमें उससे निश्चित रूप से विकास की तरफ हम बढ़ रहे हैं। मतलब पब्लिक को अपडेट होने की बहुत ज्यादा जरूरत है और पब्लिक क्या अपडेट होगी
और आप उसमें कुछ जोड़ना चाह रही हैं। हाँ, मैं सिर्फ यही इनकी बात में यही जोड़ना चाह रही हूँ। देखिए, आप पिछले 2 सालों का भी बजट उठाएंगे, या मेरे हिसाब से तो 2014 से ही अगर सरकार का बजट उठाएंगे, तो इस सरकार का मेजर फोकस जो है वो है टुवर्ड्स बेस्ट कंप्लायंसेस। तो जितना कंप्लायंसेस में ये हाथ टाइट कर सकते हैं, उतना ये सरकार, कॉर्पोरेट्स ले लो, इंडिविजुअल्स ले लो, बिजनेस सेक्टर ले लो, या फिर आप एम्प्लॉई सेक्टर भी ले लो, जो नौकरियां कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी ले लो, जितना कंप्लायंस टाइट हो सकता है ये उतना कंप्लायंस टाइट करते जा रहे हैं। इस बार के बजट में भी इट्स मेजरली फोकस्ड ऑन कंप्लायंसेस कैसे सही हो सकती हैं, कहां से रोका जा सकता है, जहां पे लीकेज है उसको कैसे पकड़ा जाए, इसके लिए एक ब्लूप्रिंट यहां पर तैयार करना जरूरी था। हालांकि इस बजट में बहुत ज्यादा लोगों को उम्मीदें भी जगी हैं, लेकिन कुछ निराशा भी हाथ लगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज आपकी बात में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।